गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 13 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम टाइगर रिजर्व के बारे में एक क्वेश्चन देखेंगे, देन नेदरलैंड के बॉर्डर को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, नीरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लीलावती अवार्ड्स के बारे में भी एक क्वेश्चन हमारा रहेगा। देन आपका ट्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, एफएटीएफ को डिस्कस करेंगे। ईस्ट टू वेस्ट एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोइंग के बारे में जानेंगे, गैंजेस डॉल्फिन के आईयूसीएन स्टेटस को देखेंगे और ओमनगोट रिवर के बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा। बिकॉज अभी लास्ट के कुछ दिन ही रह गए हैं तो आप रिवीजन सीरीज जो है इसमें एनरोल करा सकते हैं और 50 डेज में फास्ट ट्रैक वे में किस तरीके से रिवीजन करनी है वो पूरा कोर्स यहां पर आप कर सकते हैं 50 डेज के अंदर। और इसके लिए आप प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। और इवन इन अदर सीरीज अगर आप मॉक टेस्ट जो है उसको अभी तक नहीं लगाना शुरू किया तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना शुरू करें और वहां पर भी आप प्री 50 कोड को यूज कर सकते हैं। लेकिन एनरोलमेंट के बाद अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जरूर देख लीजिएगा। यहां पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 में यूल बी इन द डेंजर जोन और आपको दोबारा से यहां पर इसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जल्दी से टारगेट को सेट करें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पेयर्स को लेकर। लेफ्ट साइड में आपको टाइगर रिजर्व दिए हैं और राइट साइड में आपको स्टेट के नाम दिए हैं जहां पर वो टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको देखना है। पहला है नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व NNTR, कहा है कि ये महाराष्ट्र में है, हो सकता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में बताया है, हो सकता है। तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। जल्दी से बताएं कौन सा पेयर यहां पर करेक्टली मैच कर रहा है, फिर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, अभी आपका जो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व NNTR है जो महाराष्ट्र में लोकेट करता है, यहां पर एक फॉरेस्ट फायर जो थी, बेसिकली जो जंगल में आग थी वो लग गई थी और उसे बुझाने के चक्कर में 3 लेबरर्स जो है उनकी जान चली गई और 2 दूसरे लेबरर्स जो थे उनकी यहां पे इंजरी जो है उनको सफर करनी पड़ी। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो सिमलीपाल के अंदर भी कुछ इसी तरीके की आग लगी थी और वहां पर भी उसे बुझाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लग गया था। कुछ उसी तरीके से न्यूज जो थी वो NNTR को लेकर भी आ रही है। NNTR कहां पर लोकेट करता है? महाराष्ट्र। बिल्कुल पहला पेयर आपका करेक्ट हो जाता है। न्यूज मैंने आपको बता दी है। अगर हम तादोबा की बात करें, तादोबा जो है वो भी महाराष्ट्र में लोकेट करता है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में लोकेट करता है। जो तीनों पेयर आपको यहां पर दिए हैं तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर जो नवेगांव है इसको देख लीजिए, महाराष्ट्र में कहां पर लोकेट करता है। लेट मी इंक्रीज द साइज हियर। देखेंगे ऊपर मध्य प्रदेश है, नीचे यहां पर वेस्टर्न साइड में गुजरात है, देन दिस इज मुंबई, नीचे तेलंगाना कर्नाटका से बॉर्डर महाराष्ट्र का टच हो रहा है एंड दिस इज नवेगांव नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेदरलैंड को लेकर है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर में नेदरलैंड के हेड के साथ काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है उनको इनॉग्रेट किया एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू और इसी वजह से नेदरलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेदरलैंड का बॉर्डर जो है वो किन किन कंट्री से टच करता है। क्या जर्मनी से टच करता है? व्हाट अबाउट बेल्जियम, पोलैंड? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड उन्होंने एक वर्चुअल समिट करी थी और वर्चुअल समिट करते हुए उन्होंने काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको इनॉग्रेट किया था और इसी वजह से जो क्वेश्चन नेदरलैंड है इसके ऊपर अगर पूछा जाएगा तो इसकी लोकेशन को लेकर पूछा जाएगा। देख लेते हैं नेदरलैंड को एक बार कि किस किस से इसका बॉर्डर टच कर रहा है। एक बार थोड़ा सा मैप को बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं। सो दिस इज नेदरलैंड एम्स्टरडैम। अगर आप नॉर्थ साइड पे देखेंगे तो इसके नॉर्थ सी है, वेस्टर्न साइड पे आपको यूके दिख रहा है, नीचे बेल्जियम से और जर्मनी से इसका बॉर्डर टच कर रहा है। फ्रांस इसके नीचे है, काफी दूर पड़ जाता है। पोलैंड का बॉर्डर भी इसे टच नहीं कर रहा है, काफी दूर पड़ जाता है। डेनमार्क स्वीडन ऊपर की साइड है और चेक रिपब्लिक तो वैसे भी यहाँ पे लैंडलॉक्ड काफी दूर है इससे। तो बेल्जियम और जर्मनी से इसका बॉर्डर टच हो रहा है, पोलैंड से नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन जब इस तरीके से कंट्रीज आती हैं जिनके साथ हमने कुछ MOU साइन किया होता है तो वो मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और प्रीलिम्स के लिए उसकी मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो कि नीरी को लेकर है। नीरी को लेकर एक अच्छी न्यूज नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जो थे उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए गए थे और इसी वजह से उनका तबादला जो था वो किया जा रहा था। कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीरी एज ए बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 स्टेटमेंट नीरी को लेकर दे रखी है और आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में हो सकता है, ये CSIR के अंडर आती है, मे बी पॉसिबिलिटी है इसकी भी। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए देखिए, आपका जो असाइनमेंट है, जो आपका काम है, वो ये है कि नीरी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही जरूर बताइएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो यस, ये नागपुर के अंदर है, CSIR के अंदर आती है, ये बात भी ठीक है। इसको 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था नागपुर के अंदर, ठीक है। पेरेंट बॉडी की बात करें, नीरी इज ए पार्ट ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आती है, एंड इट फॉल्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। लेकिन नीरी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो गूगल करके भी इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि लीलावती अवार्ड्स को लेकर है। पूछा गया लीलावती अवार्ड्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज सेटअप बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसे सेटअप किया गया है, हो सकता है। इस बार का जो थीम है वो विमेन एम्पावरमेंट है, ये भी पॉसिबल है। इट इज नेम्ड आफ्टर 12th सेंचुरी मैथमेटिशियन ट्रीटाइज लीलावती। ये जो है 12वीं सेंचुरी में जो एक मैथमेटिकल ट्रीटाइज थी लीलावती, उसके बाद इस पर्टिकुलर अवार्ड का नाम जो है वो रखा गया है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, उन्होंने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लीलावती अवार्ड 2020 जो हैं, जो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर दिए जाते हैं, वो विनर्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट करें विद विमेन एम्पावरमेंट एज द थीम। इस बार का जो थीम था वो क्या था? विमेन एम्पावरमेंट इस बार का थीम था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसे अवार्ड को देने की? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवार्ड इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इश्यूज लाइक सैनिटेशन हो, हाइजीन हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, लिटरेसी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, क्रेडिट हो, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और विमेन राइट्स। ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं इस अवार्ड को देने के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इज इट सेटअप बाय AICTE? तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने प्रेजेंट किया है AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020। क्या विमेन एम्पावरमेंट इस बार का थीम था? तो ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जो नाम रखा गया है लीलावती मैथमेटिकल ट्रीटाइज के ऊपर रखा गया है, ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। किन किन को ये प्राइज दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है? वो PCS EPFO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर उस तरीके से नाम पूछे जाते हैं। UPSC के अंदर ज्यादातर सिचुएशन में देखा गया नाम बहुत रेयरली ही पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो अवार्ड्स के बारे में, उनकी जानकारी मांगी जाती है कि जो अवार्ड शुरू किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, उसका बैकड्रॉप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है अवार्ड को देने का। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं उसको। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो पूछ रहा है कि वेयर द थ्वाइटिस ग्लेशियर लोकेटेड। तो ये थ्वाइटिस ग्लेशियर जो है ये कहां पर लोकेट करता है? आर्कटिक के अंदर, अंटार्कटिक के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर या अलास्का के अंदर? अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसर्चर्स एट द स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, उनका ये कहना है, उनका ये फियर है कि जो ये थ्वाइटिस ग्लेशियर है ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहा है, और प्रीवियसली जितना सोचा गया था कि कितनी जल्दी ये मेल्ट कर रहा है, उससे ज्यादा में एक्चुअलिटी के अंदर ये जो मेल्टिंग है इसकी वो चल रही है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि वार्म वाटर जो है इसके नीचे से बह रहा है। तो जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नीचे से वार्म वाटर जो है वो बह रहा है, वो फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से फर्दर जो इसका पूरा वार्मिंग प्रोसेस है वो एक्सपीडाइट हो गया, ठीक है। तो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये जो ग्लेशियर है कितनी जल्दी से मेल्ट हो रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से ये वार्म वाटर के फ्लो होने की वजह से मेल्ट कर रहा है। आपको इसकी लोकेशन बतानी है, फिर मैं आपको इसको मैप के ऊपर दिखाता हूं कहां पे लोकेट करता है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की एक बार इसको मैप के ऊपर देखिए, थ्वाइटिस ग्लेशियर जो है, जो कि अभी न्यूज में था, काफी जल्दी जल्दी मेल्ट कर रहा है। दिस इज द थ्वाइटिस ग्लेशियर। इसके आसपास की चीजें भी जरूर देखिएगा। दिस इज पैसिफिक, साउथ अमेरिका दिख रहा है, अटलांटिक ऊपर है, इंडियन ओशन हियर, ईस्ट अंटार्कटिका है, साउथ पोल ये आपको यहाँ पे अंटार्कटिका का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थ्वाइटिस ग्लेशियर इज 120 किलोमीटर वाइड एट इट्स ब्रॉडेस्ट अगर देखा जाए 120 किलोमीटर है। फास्ट मूविंग एंड मेल्टिंग फास्ट ओवर द ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों के अंदर इसकी जो मेल्टिंग है उस प्रोसेस में तेजी आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो प्री 50 कोड है इसको आप यूज कर लीजिएगा exam.netmock.com के ऊपर। रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, 100 डेज सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 200 डेज सीरीज। और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन UPSC 2022 को आप एनरोल करा सकते हैं, और यहां पर अपनी जो तैयारी है डे वाइज तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट भी होते हैं। पहले आपकी जो NCERTs है उनके लेक्चर्स आपको दिखाए जाते हैं, उनके लेक्चर्स आप कवर करते हैं, और उसके बाद धीरे
धीरे जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको आप कवर करते हैं ताकि एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाए और उसके बाद फिर टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए, तो इसको भी आप pre50 कोड यूज करके exam.netmonk.com पे एनरोल करा लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं FATF के बारे में डिस्कशन करते हैं। FATF वाज स्टार्टेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, आपको बताना है कि किसके इनिशिएटिव पे FATF को स्टार्ट किया गया था, सोचिए। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली एक जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई और कहा गया कि एक्सटॉर्शन मनी जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे करी जाती है ताकि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे टेरर फंडिंग नहीं माना जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है बिजनेसमैन जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसा देते हैं ताकि उनके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे तो उस पैसे को टेरर फंडिंग नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी एक जजमेंट में कहा है। नाउ दिस जजमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये चीज कही है वो सही है कि नहीं है, ये आपका ओपिनियन इसके अंदर जानने की कोशिश करी जा सकती है। FATF जो एक बॉडी है वो टेरर फंडिंग को लेकर ही बनाई गई है कि हमारा जो टेरर फंडिंग है उसको कर्टेल करना है। जो कंट्रीज ऐसी चीजों के अंदर लिप्त है, इन्वॉल्व है, जैसे कि पाकिस्तान, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो इंपोजिशंस है वो लगाने हैं और FATF यही काम करता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद FATF भी न्यूज में था। FATF एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में फाउंड किया गया था और किसके इनिशिएटिव पे, G7 के इनिशिएटिव पे इसको लेकर आया गया था, ठीक है, ताकि पॉलिसीज जो है बनाई जा सकें और जो मनी लॉन्ड्रिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग जो है उसको कर्टेल किया जा सके। इन 2001 इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो जब शुरुआत करी गई थी तो सिर्फ इसको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का पूरा काम जो था वो दिया गया था, कब, 1989 के अंदर। लेकिन इसको अराउंड 12 साल के बाद 2001 के अंदर टेरर फाइनेंसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि टेरर फाइनेंसिंग आपको रोकना है, वो भी इसके कामों में शामिल कर दिया गया था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के एरिया के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी काफी अच्छे से काम कर रही थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे, G7 के इनिशिएटिव की वजह से इसको लेकर आया गया था। अभी न्यूज क्या थी कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटॉर्शन मनी पे करता है, दैट विल नॉट टेंट अमाउंट टू टेरर फंडिंग। चलिए, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देख लेते हैं नेक्स्ट डिस्कशन किस चीज के ऊपर हमारा होने वाला है। यहां पर बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट आपको लगाने के लिए कहा है। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको दिया है, इंग्लिश चैनल आपको दी है, नॉर्थ सी आपको दिया, यूरोपियन रीजन की 3 एरियाज आपको दिए और आपको क्या करना है, इसको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें, दिस इज ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तो कुछ इस डायरेक्शन में आपको इसको लगाना है। तो यहां पर सोचें क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको न्यूज बताता हूं और फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड से कोई ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। वहां पे काफी सारे यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर ब्रिक्स, फायरवर्क्स, गैसोलीन बॉम्ब्स जो हैं वो डाला है और काफी सारी कार्स जो थी वो उनको हाईजैक करके बेसिकली बसेस को जलाने का काम जो है वो वहां पर पूरा वायलेंस लाइक सिचुएशन जो है नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर वो क्रिएट हुई है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये पूरी न्यूज में थी, लेकिन हमारे लिए लोकेशन नॉर्दर्न आयरलैंड की और इसके आसपास की जगह की इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स सी एक बार मैप के ऊपर, यहां पर इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहां पर एग्जिस्ट करता है। अगर दिस इज द मैप और हमें ईस्ट टू वेस्ट चलना है, ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट चलना है तो देखते हैं पहले क्या आता है। पहले आपको नॉर्थ सी दिख रहा है ऊपर पहले नंबर पे, नीचे आएंगे तो फिर आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा है और फिर आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिख रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन सबसे लास्ट में है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते हैं। अगर हम इस तरीके से चले तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले नॉर्थ सी था, फिर इंग्लिश चैनल था और फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन था। तो 3, 2, 1 शुड बी आवर आंसर। तो 3, 2, 1 हमारा डी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूज मैंने आपको बता दी है। जो स्ट्रीट वायलेंस वहां पे चल रहा है, वो जो कंट्रोवर्शियल चीज है एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। मैप वाला क्वेश्चन बनके आपके सामने आ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग। तो इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो पर्टिकुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग बनाया गया है, इसको भोपाल के अंदर इनोग्रेट किया गया है, हो सकता है। देयर आर करेंटली 24 KISCEs जो आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूटीज एंड ईच ऑफ देम फोकसेस ऑन ओलंपिक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। तो 23 ऐसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैं जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने इनोग्रेट किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन
एट द जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी, जो कि श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे जो इनॉग्रेशन किया गया है वो भोपाल के अंदर नहीं है, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और जैसे ही पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है आप ए और सी को एलिमिनेट कर दीजिए। लेकिन यस, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहां पे 24 ऐसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैं 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर उसके अंदर। और ओलंपिक स्पोर्ट्स का जो डिसिप्लिन होते हैं, जो ऐसे खेल ओलंपिक्स के अंदर खेले जाते हैं, उन्हीं के कंसर्निंग ही ऐसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बनाए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो रोइंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहां पर आया है? रोइंग का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ये श्रीनगर के अंदर आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ गैंजेस डॉल्फिन। तो जो गंगा डॉल्फिन है उसका IUCN स्टेटस क्या है? अभी डॉल्फिन हमने कल भी क्वेश्चन किया था जिसमें यह बताया गया था कि चिल्का लेक के अंदर डॉल्फिन की जो संख्या वो डबल हुई है। तो डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। आज भी दोबारा न्यूज में था, डॉल्फिन को लेकर उनके IUCN स्टेटस को लेकर काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी। जल्दी से बताएं IUCN स्टेटस गैंजेस डॉल्फिन का क्या है? वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर लीस्ट कंसर्न है? जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन्स इसने रिवील किया है इन द रीसेंट रिसर्च की इंडस की जो डॉल्फिन है, इंडस डॉल्फिन एंड गैंजेस या फिर गंगा रिवर डॉल्फिन है, दे आर नॉट वन बट 2 सेपरेट स्पीसीज। तो रिसेंटली जो रिसर्च करी गई है उसमें यह पाया गया कि इंडस रिवर डॉल्फिन अलग डॉल्फिन है, गंगा रिवर डॉल्फिन अलग डॉल्फिन है। करंटली इंडस एंड गंगा रिवर डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज 2 सब स्पीसीज अंडर द प्लेंटेनिस्टा गैंजेटिका। तो प्लेंटेनिस्टा गैंजेटिका के अंदर उसे अलग अलग स्पीसीज माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी दिस क्लासिफिकेशन फर्दर नीड्स अ रिवीजन। इसको आगे भी एक रिवीजन की जरूरत है। द स्टडी एस्टिमेट दैट इंडस एंड गंगा रिवर डॉल्फिन मे हैव डाइवर्स्ड अराउंड 5,50,000 ईयर्स अगो, जहां पर डाइवर्जेंस जो था दोनों के अंदर होना शुरू हो गया था। ना दीज आर द वेरी साइंटिफिक थिंग जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगे, लेकिन क्योंकि गंगा डॉल्फिन इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये न्यूज में इनके IUCN स्टेटस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पे दोनों का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो यहां पे गंगा डॉल्फिन हो, इंडस डॉल्फिन हो, दोनों का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन की बात करें, ये शेड्यूल 1 एनिमल के अंदर आती है अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये अगर साइट्स की बात करें, साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसके एनेक्सर 1 के अंदर आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए IUCN स्टेटस होता है। तो दोनों में से जो भी डॉल्फिन के बारे में पूछा जाए, यू शुड नो दैट द IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फिर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ओमन गॉड रिवर को लेकर है। रिसेंटली ये रिवर न्यूज में थी, क्यों थी वो भी बताऊंगा पूरी न्यूज आपको, लेकिन ये लोकेट कहां करती है। चलिए देखिए, न्यूज ये थी कि 12 विलेजेस जो है मेघालय के, उन्होंने एक 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो इस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा था। तो इस 210 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया है यहाँ के 12 गांवों ने, क्योंकि ये जो रिवर है ये इंडिया की सबसे क्लीन, और कुछ जगह पर तो जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था इवन एशिया की क्लीनेस्ट रिवर इसको कहा जाता है। इसका पानी बिल्कुल आपको क्लीन दिखाई देगा। मैं भी आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूं। द विलेजेस विच आर नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, बट द डैम जो है उसे प्रपोज यहां पर किया जा रहा है, जिसके यहां पे अगेंस्ट में लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये डैम बनता है तो यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि अराउंड 296 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो सबमर्ज कर जाएगी, और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, लोगों को भी काफी नुकसान होगा, उनको मूव करना पड़ेगा। तभी 13 विलेजेस के जो लोग हैं वो इसके अंदर जो अपनी हामी है वो नहीं दे रहे हैं, वो अग्रीमेंट अपना नहीं दे रहे हैं। और जो रिवर है उसकी भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इस वजह से भी ये चीज मना करी जा रही है। कहां पर है ये? मेघालय के अंदर। ए इज द करेक्ट आंसर। पानी इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी माना जाता है, पॉपुलरली नोन एज डाउकी रिवर। पॉपुलरली इसको डाकी रिवर भी कहा जाता है। द उमनगॉट रिवर इन मेघालय इज अनडिस्प्यूटेडली द क्लीनेस्ट रिवर इन एशिया। क्रिस्टल क्लियर वाटर, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में ही देख सकते हैं कितना साफ पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द रिवर इज इन द विलेज ऑफ मेलंगनोंग, मेघालय के अंदर लोकेट करती है, विच इज क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश, जहां पर इस प्रोजेक्ट को लाने की बात करी जा रही है। ठीक है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज भी कई बार इस रीजन को माना जाता है, और क्लीनेस्ट रिवर तो इसको कहा ही जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। अब टाइम है एक्टिव रिवीजन का, जिसके अंदर आप लोग ही आंसर करेंगे जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। यू नो कि रिवीजन जो है
है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एंटायर यूपीएससी जर्नी जो आपकी रहती है। इसमें रिवीजन जो है या रिकॉलिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से करना है। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइएगा ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेट करता है, साथ ही साथ जो नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य के अंदर लोकेट करता है, दोनों हमने डिस्कस किए थे और दोनों ही कहाँ पर है, महाराष्ट्र में लोकेट करते हैं। कोशिश करिएगा जितनी चीजें हमने पढ़ी है उसको अभी लाइव कमेंट सेक्शन जो आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे है या मोबाइल पे देख रहे हैं तो नीचे आपको शो हो रहा होगा, वहां पर टाइप करते जाइएगा। जल्दी से बताएं नेदरलैंड का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ टच करता है, तो हमने देखा था इसे पोलैंड से तो टच नहीं करता है, चेक रिपब्लिक से नहीं करता, लेकिन बेल्जियम एंड जर्मनी दोनों से ही टच करता है ये बॉर्डर। ठीक है, चलिए फिर हमें नीरी के बारे में जानते हैं। नीरी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जल्दी से मुझे इसका हेडक्वार्टर बताएं। 1958 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नागपुर के अंदर लोकेट करता है। चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था लीलावती अवार्ड के बारे में। इस बार का थीम मुझे बता दीजिए। इट इज सेटअप बाय AICTE और अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने ये जो प्राइज हैं, ये जो अवार्ड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 2020 के लिए। इट इज नेम्ड आफ्टर द 12th सेंचुरी मैथमेटिकल ट्रीटाइज लीलावती। ठीक है, तो किस किस एरिया में दिए जाते हैं? अवार्ड इज टू क्रिएट अवेयरनेस, किस किस एरिया के लिए? सैनिटेशन से लेकर न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट से लेकर स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड राइट्स ऑफ विमेन को लेकर। चलिए, विमेन एम्पावरमेंट इस बार का थीम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था थ्वाइटिस ग्लेशियर के बारे में। तो ये थ्वेट्स या थ्वाइटिस ग्लेशियर कहां पर लोकेट करता है? तो आंसर इज अंटार्कटिका और बहुत जल्दी मेल्टिंग हो रही है, इसी वजह से न्यूज में था। और इसके नीचे जो पानी फ्लो कर रहा है वो भी वार्म वाटर है, जिसकी वजह से जो मेल्टिंग का पूरा प्रोसेस है वो और भी ज्यादा एक्सपीडाइट हो गया है। 50% डिस्काउंट के लिए प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। रिविजन सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। अगर आप आखिरी के दिनों को मैक्सिमाइज तरीके से यूज करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पूरे साल में जो तैयारी करिए उसको आप अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि करंट अफेयर्स का पोर्शन भी ऐड कर देना चाहिए। तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन रिविजन के लिए वो भी इसमें ऐड कर दिया, तो आप इसमें पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर पाएंगे और साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन पूरा आपका है वो भी इसके अंदर आप 50 दिनों के अंदर रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने FATF के बारे में डिस्कशन किया था। जल्दी से बताएं किस बॉडी के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था। 1989 के अंदर इसे पहले लेके आया गया था, जिसमें से मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी जाती थी। 2001 के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग का प्रोविजन है वो भी इसमें ऐड कर दिया गया था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसके लेकर हमने FATF को डिस्कस किया था एंड इट इज ब्रॉट टू यू बाय G7। चलिए, देन हमने डिस्कशन किया था नॉर्थ अटलांटिक इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी को हमने मैप पे देखा था। जल्दी से बताएं ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है यहाँ पे? तो ईस्टर्न मोस्ट आपका नॉर्थ सी था, फिर इंग्लिश चैनल आता है और फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपका आता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोइंग के बारे में डिस्कशन किया था। ये जो आया है ये पूरा सेंटर फॉर एक्सीलेंस श्रीनगर के अंदर आया है। अदरवाइज ऐसे काफी सारे ओलंपिक गेम्स के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। रोइंग गेम आपको आई एम प्रीटी श्योर पता होगी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 IUCN स्टेटस डॉल्फिन का बताइएगा, गंगा डॉल्फिन का और साथ ही साथ इंडस डॉल्फिन, दोनों का मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या स्टेटस था, हमने डिस्कस किया था। कौन से अपेंडिक्स में आता है? शेड्यूल 1 भी मैंने आपको इसका बता दिया था, साइट्स के एनेक्चर 1 के अंदर आता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देन लास्ट में हमने उमगोट रिवर के बारे में डिस्कशन किया था। मेघालय की रिवर है, क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट रिवर ऑफ एशिया के तौर पर इसे देखा जाता है। साथ ही साथ इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। सो द अदर नेम इज डाकी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं कितना क्लीन है। डैम बनाने की बात करी जा रही थी, जिसकी वजह से जो यहाँ के विलेजर्स थे उन्होंने मना कर दिया है इस डैम को बनाने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा होगा और जो क्लीनलीनेस है रिवर की वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर करिएगा। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अभी हमने कल डिस्कस किया था, MPC के अंदर कितने मेंबर होते हैं ये मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये पता है कि कहां से वो मेंबर्स आते हैं, कितने मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, कितने RBI देता है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन MPC के मेंबर कितने होते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। नाउ दिस इज द मेंस का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है। डज द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 इन्फ्रिंजेस ऑन द सेकुलर आइडिया ऑफ इंडिया? क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करना है, 250 वर्ड्स के अंदर इसको आंसर करना है। और इंटरव्यू में रिवर और डैम
दोनों में से अगर एक को चूज करना है तो आप किसको चूज करेंगे? रिवर को चूज करेंगे या फिर विलेजेस को चूज करेंगे, डैम को चूज करेंगे? नाउ दिस इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, सिंपली नहीं आंसर किया जा सकता। सोचने में लग सकता है कि ठीक है हम रिवर को सपोर्ट कर देंगे, डैम को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जस्टिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर करिएगा, इंटरव्यू में देखते हैं आप किस तरीके से आंसर कर पाते हैं। ग्रुप्स आपके सामने हैं ही अवेलेबल, मेंस और इंटरव्यू के जो जो आंसर्स हैं वो अपने इन ग्रुप्स के अंदर टेलीग्राम के आप सबमिट कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो भी सीरीज अगर आप 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस साल तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये चारों सीरीज आपको हेल्प कर सकती हैं। इनको आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द प्री-50 कोड। अपने मार्क्स जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, कितना कितना आपने स्कोर किया है। 6 अच्छे से ज्यादा किया है तो ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, और 6 से कम किया तो आपको रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। और जब आप सेकंड या थर्ड टाइम देखते हैं तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो जल्दी से बताएं कितना आपने टारगेट सेट किया था, क्या टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया, और क्या आप स्कोर्स को इंप्रूव कर रहे हैं आपने, आपके स्कोर इंप्रूव हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, वो भी कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं। जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, आई सी यू वेरी वेरी सुन। टेक केयर, अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स के साथ पास भी। चलिए टेक केयर, बाय।